हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान का हमारा दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाला हूं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साम्य स्थिरांक की गणना नैनसर समीकरण की सहायता से कीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आपको इसको अच्छे से समझाते हैं। माना एक सेल की अपक्रिया की जो साम्य स्थिरांक की स्थिति है, स्थिति में स्थित है। ठीक है, तो इसका पहले ये इसका समीकरण है। ठीक है, पहले आप इसको इस समीकरण को देख लें अच्छे से। इसका समीकरण ये है, स्मॉल ए है। ठीक है, और ये कैपिटल ए है। ठीक है, तो ये स्क्वायर में है, ये स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए क्यू है, और प्लस ये स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, ये सी है। ठीक है, तो इसकी जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका स्क्वायर है, ये इस पे आ रहा है, ये ए क्यू में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वाला एस में हो रहा है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का व्यंजक, ये आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे एक्सप्लेन हम करेंगे। ये ये हमारा के सी बराबर है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल बी स्क्वायर, ये हमारी इसकी घात बी है, और बटे में कैपिटल ए स्क्वायर प्लस में, और इसकी घात भी, इसकी घात ए है। ठीक है, ए और बी की घात बी है, और ए की घात ए है। ठीक है, और ये हमारा एस है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये क्या माना है, कैपिटल ए एस माना है, और इसकी घात हमारी कितनी है, ए। ठीक है, और इसकी बी है। तो क्या है इसमें, साम्य में ठोस के साधारण की इकाई हमेशा क्या होते हैं, साम्य में ठोस के साधारण हमेशा इकाई होते हैं। ठीक है, जो साम्य स्थिरांक स्थिरांक होता है, जो उसके साधारण होता है, वो हमेशा इकाई होते हैं। ठीक है, तो आप ये हमारा इसका इक्वेशन नंबर ये है। तो पहले आप इसको अच्छे से देख लें। ये के सी बराबर है। ठीक है, ये कैपिटल बी की घात प्लस दो है, और ए बटे में कैपिटल ए की घात प्लस दो है। ठीक है, हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, पुनः अप्रयुक्त अभिक्रिया पर नैनसर समीकरण इस पर लागू कर देंगे। ठीक है, और नैनसर समीकरण में बता दूंगा आपको, नैनसर समीकरण अक्सर कई प्रश्नों में आने वाला ये टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, और चलिए, हमारा नैनसर समीकरण, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और ये नैनसर समीकरण हमारा ये है, ई बराबर ई नॉट। ठीक है, तो ई नॉट सेल है। ठीक है, तो ये माइनस ये 0.0591। ठीक है, ये बटे में एन, और ये हमारा लॉग है, और ये हमारा क्या है, बी की घात प्लस दो, और इसमें जो इसके होल स्क्वायर की घात भी है, और इसमें भी इसकी घात ए आ जाएगी। ठीक है, ए की। तो साम की स्थिति में क्या होगा, जो ई सेल होता है हमारा, ठीक है, तो क्या होता है, जीरो मान लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, जब इसमें जब जीरो मानेंगे तो क्या होगा, इसमें ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0.091 बटे एन लॉग के सी। ठीक है, के सी क्यों हो जाएगा, ये हम अपने आपको बता चुका है, वो के सी के बराबर हो जाता है। ठीक है, लॉग। ठीक है, ये हमारा के सी के बराबर है, तो इसके लिए हम यहाँ पर के सी भी लिख सकते हैं लॉग की जगह। ठीक है, तो समीकरण 1 से तो ये क्या हो जाएगा, अतः ई नॉट का मान ज्ञात करने पर इससे क्या होता है, इसमें जो के सी का साम्य स्थिरांक होता है उसकी गणना की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें यही आपको समझना था, ये हमारा ये बी की वैल्यू और ए की वैल्यू है, ये हमारी के सी के बराबर होती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया इसमें, इसको समीकरण हमने इस तरह से इसको लिख देंगे, तो ये समीकरण 2 बन जाएगा। जब समीकरण 2 बन जाएगा तो इससे क्या स्पष्ट होता है, जब हम इसमें क्या करते हैं, ई नॉट से सेल का मान ज्ञात हो जाता है, इससे के सी की जो साम्य स्थिरांक होता है उसकी गणना की जा सकती है। ठीक है, इसमें यही आपको समझना था। और बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। तो इसमें दूसरा प्रश्न है, प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल विद्युत अपघटय क्या है, उनको समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको एक बार पढ़ा देते हैं, फिर उसको हम आपको अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रबल विद्युत अपघटय की। तो जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या फिर घुल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है, इसमें NaCl नमक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, KCl है पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये ऐसे विद्युत अपघटय हैं जो क्या होते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या फिर सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय। ठीक है, क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए एक बार। मान ली ये हमारा कोई बीकर है। ठीक है,
इसमें क्या है, हमारा ये जल है, ठीक है। क्या होता है, हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने NaCl की कुछ मात्रा डाली, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब इसमें NaCl को हम इसमें सॉल्यूशन में जब घोलते हैं तो क्या होता है, ये पूर्णतः इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है, सॉल्युबल हो जाता है। ऐसा नहीं है मतलब या फिर कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, पूरी तरह से इसमें अच्छे से मिल जाता है और पूर्णतः मिल जाता है। इसी कारण इनको हम क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय, ठीक है। और बात कर लेते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय की। करें दुर्बल विद्युत अपघटय की, मतलब दुर्बल विद्युत अपघटय क्या है, तो पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम इसको भी अच्छे से समझाते हैं। जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से या फिर बहुत कम वियोजित होते हैं या फिर कम मतलब घुलते हैं, तो ऐसे विद्युत अपघटय को हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटय। मतलब इनमें विलय होने की शक्ति कम होती है, ठीक है, या फिर मतलब क्षमता कम होती है, तो हम इनको दुर्बल कह देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई हमारा बीकर है, ठीक है, इसमें हमारा जल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले इसकी उदाहरण हम आपको दिखा देते हैं। इसका एक उदाहरण हमारा ये है H2CO3, ठीक है, और ये हमारा Zn Cl2 और CH3COOH, ठीक है। CH3COOH हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा क्या है, CH3COOH। हम क्या करते हैं, जब जल के अंदर CH3COOH, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये हमारा मेथिलनोइक एसिड होता है, मेथिलनोइक अम्ल होता है। जब हम इसको इसके अंदर घोलते हैं तो क्या होता है इसमें, या फिर तो ये बहुत कम घुलेगा या इसमें नहीं घुलेगा, या आंशिक रूप से, मतलब जो आंशिक रूप से कम घुलते हैं, ठीक है। तो जो इसमें घुलने की क्षमता कम होती है या फिर इसमें विलय होने की क्षमता इसमें कम होती है, तो हम ऐसे विद्युत अपघटय को कह देते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्षमता कम होती है विलय होने की, ठीक है। और और बात कर लेते हैं, दूसरे प्रश्न हमारा ये है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि गर्म करने पर HgO अपघटित हो जाता है जबकि MgO अपघटित नहीं होता है। यह भी बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है, इसको पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लें, फिर हम आपको इसको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन तत्वों का स्थान Cu से ऊपर है, ठीक है, जो हमारा कॉपर होता है, जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होते हैं, Cu से ऊपर होते हैं, ठीक है, अथवा उनका मानक अपचयन विभव क्या होता है, +0.34 वोल्ट से कम है, ठीक है। उन क्या होता है, उनके ऑक्साइडों को जब हम गर्म करते हैं तो अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जब अपघटित हो जाते हैं तो मतलब क्या होता है वो, तो जब इससे अपघटित हो रहे हैं तो ये Hg है तो इससे ऊपर है तो अपघटित हो जाएगा। और जबकि MgO क्या है, MgO उस Cu से नीचे है, और उसका जो इसका अपचयन विभव है वो भी इसके समान नहीं है, मतलब इससे अलग है, ठीक है। अलग से मतलब क्या है, इससे अधिक भी हो सकता है। तो जब अधिक होगा और प्लस इससे नीचे होगा, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो क्या तो अपघटित नहीं होंगे। तो इसी कारण क्या होता है, HgO तो मतलब अपघटित हो जाता है जबकि MgO अपघटित नहीं होता है, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये हमारा HgO का, तो HgO क्या है, उसमें क्या है, ये इसका स्थान Cu से विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से ऊपर है, ठीक है। और क्या है, और इसका जो मानक अपचयन विभव है वो कितना है, 0.34 से कम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जब इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसके ये अपघटित हो रहा है, ठीक है। और जो MgO क्या है, MgO Cu से नीचे है और उसका जो मानक अपचयन विभव है वो 0.34 से अधिक है, इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा ये है, जलीय विलयन में HgCl एवं SnCl2 दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसा क्यों, ये दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मात्रा लगेगी, ठीक है। ये हमारा, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि HgCl2 एवं SnCl2 परस्पर रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं तो क्या होता है, ये एक साथ नहीं रह सकते। ये करते क्या है, जब HgCl2 को हम SnCl2 के वो मतलब साथ रखते हैं तो क्या होता है, इसमें ये परस्पर अभिक्रिया करके बनाते क्या है, सबसे पहले तो ये Hg2 और Cl2 बना लेते हैं और उसके बाद में SnCl4 बना लेते हैं। तो हम इन जो रिएक्शनों को रोकने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग रखते हैं। अगर इसको हम साथ में रखेंगे तो ये बना लेंगे, ठीक है। और ये अगला प्रश्न ये है आपका,
सिल्वर नाइट्रेट विलयन को रंगीन बोतलों में भरकर क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो या फिर भरकर क्यों रखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सूर्य के प्रकाश के ताप की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। क्या होता है, मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, हमारा ये है सिल्वर नाइट्रेट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, क्या होता है, जिसका ताप होता है, इसकी जो गर्मी होती है, ठीक है, उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, ठीक है। अब अपघटित क्या होता है, मतलब ये अलग अलग हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ठीक है, अपघटित हो जाता है। जिससे बचाने के लिए इसे क्या करते हैं, इसको रंगीन बोतलों में भरकर रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब रंगीन बोतलों में होता है तो इसका इफेक्ट कम हो जाता है सूर्य के प्रकाश के ताप का, और क्या होता है, वो अपघटित नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इसका ये रासायनिक समीकरण है, ठीक है। ये हमारा 2AgNO3 है, और ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले तो इसमें सिल्वर बना, ठीक है, और ये हमारा NO2 नाइट्रोजन बन गया, ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये हमारे यहाँ यहाँ पे 2 आ जाएगा, जब यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और ये बैलेंस है पूरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ O3 है, और 2 और 1 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर Ag2 हो गया तो Ag को 2 करेंगे, जब Ag2 हो गया, यहाँ N भी 2 हो गया तो यहाँ भी हम 2 लगाएंगे, तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।